क्या हाल चाल है बच्चों आपके? सही है। आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1। लिखिए, अकाउंटिंग की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। क्लास 11th। लिखिए जी बच्चों, क्लास 11th। हाँ, तो क्लास 11th और चैप्टर 1 है अकाउंटिंग का। मैं बार बार कहता हूँ कि अकाउंटिंग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स, लेकिन आप न्यूमेरिकल्स तभी कर पाएंगे जब पहले आपको क्या जानना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी। कुछ ना कुछ थ्योरीज पहले आपको समझने पड़ेंगे, तब जाके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो चैप्टर 1 भी इंटायरली थ्योरी ही है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जिसमें हम अकाउंटेंसी को डिफ़ाइन करेंगे, उनके प्रोसेसेस बताएंगे, उनके स्टेप्स बताएंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, उनके लिमिटेशंस बताएंगे। बहुत सारी बातें अकाउंटेंसी की इसमें होने वाली है। बट लेकिन ओवरऑल बातें होगी क्या, प्योरली थियोरेटिकल। थियोरेटिकल बातें होगी। तो आप ये मत समझिएगा कि थ्योरी है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑफकोर्स थ्योरी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो आइए जी बच्चों, सबसे पहला टॉपिक लिखिए। इस चैप्टर क्या लिखना चाहते हैं आप, लिखिए। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, मैं एक डेफिनेशन आपको लिखाता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर तरीके से। मैं एक डेफिनेशन लिखिए पहले आप, फिर मैं उसका मीनिंग भी बताऊँगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। बस एक दो सेंटेंस कम से कम लिखिए आप पहले। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये डेफिनेशन आपको पूरे साल ज़रूरत पड़ेगा, हर जगह ज़रूरत पड़ेगा आपको। कभी भी एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो आपको ये चीज़ लिखने के लिए कहा जाएगा। बोलो क्या बोल रहे हो? ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही बात। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ recording, classifying. Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing summarizing in a significant manner in a significant manner and in terms of money. In terms of money, comma, transactions and events which are in part at least which are in part at least of a financial character, and interpreting the result thereof. Interpreting result thereof.
and interpreting the result thereof. एक बार फिर से बोलता हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान से समझिए, कुछ कुछ बातों को मैं हाईलाइट कर दूंगा. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. पहला सेंटेंस, पहला वर्ड तो यहाँ पे हुआ, देखो, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. दूसरा है क्लासीफाइंग. तीसरा है समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लेकिन इसको छोड़ दो अभी. इन टर्म्स ऑफ मनी, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स. ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, इवेंट्स होना चाहिए, और फाइनेंशियल करेक्टर का होना चाहिए. पूरा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट शब्द थे मैंने वो अलग से आपको हाईलाइट कर दिया है. मतलब एक तरह से आप याद करो, अगर ऐसे ही कैजुअल याद करो तो क्या कहोगे? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग. ये मत समझना कि कैसे भी रिकॉर्ड कर लोगे आप, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना होगा. देन क्लासिफिकेशंस एंड देन समराइजिंग. बट all these steps, all these works needs to be done in the proper manner, in a significant manner, systematic manner. और किसका रिकॉर्डिंग करेंगे, किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, किसका समराइजिंग करेंगे? ऐसे ट्रांजैक्शंस का, ऐसे इवेंट्स का जो मनी के टर्म्स में हुआ है, जो मनी के टर्म्स में हुआ है. और क्या कह रहा है कि विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, जिसमें कम से कम मनी का लेन देन हो, मनी इन्वॉल्व हो. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद बात करूँगा. जैसे मान लो मैं एक बिज़नेस चलाता हूँ, उस बिज़नेस में मैं गुड्स परचेज़ करता हूँ. तो अगर मैं गुड्स परचेज़ करता हूँ, मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, परचेज ऑफ गुड्स, ₹1,00,000. परचेज ऑफ गुड्स ₹1,00,000. दूसरा मैं लिखता हूँ क्या? रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर ए. मिस्टर ए आपका एक स्टाफ है, उसका बिजनेस से आपने क्या किया? रिटायर कर दिया उसको, अब नौकरी से रिटायर कर दिया. अब उसकी आपको सेवा की ज़रूरत नहीं है, या उसका उम्र हो गया है, उसकी रिटायरमेंट हो गई है. देखो दोनों इवेंट्स है, दोनों इवेंट्स है बिजनेस के लिए, 2 इवेंट्स हुआ है. लेकिन अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होगी इसकी होगी, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है, नीचे वाला जो इवेंट है, दिस इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. दिस इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज़ नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब हुआ कि इस ट्रांजैक्शंस में, नीचे वाले इवेंट में, आई एम सॉरी, इवेंट में मनी इन्वॉल्व नहीं है. अगर मिस्टर ए का रिटायरमेंट हुआ तो हुआ है, उसमें कौन सा मनी इन्वॉल्व है. लेकिन अगर मैं पहले ट्रांजैक्शन की बात करूं तो ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का है. क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे 1,00,000 रुपया देखो मनी लगा हुआ है, तो इसकी तो रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी. अगर ये फाइनेंशियल कैरेक्टर के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो चैप्टर 2 आप पढ़ेंगे, तो वहाँ मैंने इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल भी बता रखे हैं चैप्टर 2 में. ठीक है जी बच्चों, वहाँ पे आपको और भी खुल करके इसके एग्जाम्पल मिलेगा, या इसी चैप्टर मुझे अगर आगे मौका मिलेगा तो और भी हम एग्जाम्पल्स आपको देते चले जाएंगे. देखो जी बच्चे, मैं देख सकता हूँ आपके बुक में अकाउंटिंग को अलग अलग तरीके से सब लोगों ने डिफ़ाइन किया है, लेकिन मैं सारे डेफिनेशंस आपको याद करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता आता है कि आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन बताओ, या स्मिथ का डेफिनेशन बताओ, या अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का बताओ. ऐसा कुछ नहीं आता है. एक कोई डेफिनेशंस आप डाल दोगे वही काफ़ी है, और सबके डेफिनेशंस भी लगभग क्या है, सेम ही है. तो फिर बुक में क्यों डाल रखा है? क्योंकि बुक तो बुक है. जैसे जैसे अकाउंटिंग इवॉल्व हुआ है, हर लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो जिन्होंने जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उन सबको, सबकी बातें कुछ कुछ इनकॉर्पोरेट कर लिया है बुक ने. अदरवाइज सारे डेफिनेशंस अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक डेफिनेशन सा पिकअप कर लो एंड दैट्स एनफ. लेकिन मैं कुछ कुछ बातें हर डेफिनेशंस का लिख देता हूँ मेन मेन करके. एक बातें, एक सेंटेंस पर और इम्पोर्टेंट यहाँ लिख रहा हूँ. हाँ, एक है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो ये सेंटेंस भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी कहीं यूज़ कर सकते हो. अकाउंटिंग इज़ द
is a medium of communication. Medium of communication. Comma. It is called the language of business. Language of business. And accounting is called the language of business. ये सेंटेंस भी कहीं काम आ सकता है. क्यों लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहते हैं? जो बंदा अकाउंटिंग समझता है वो किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग को देख करके ये पता लगा सकता है कि इस बिज़नेस की बैलेंस शीट कितनी है, इस बिज़नेस का प्रॉफिट्स कितना है, लॉसेस कितना है, कैश कितने पड़े हुए हैं, इस बिज़नेस का फ्यूचर क्या है, सब पता लगा सकता है. अब आप कहोगे सर ये बताओ कि बैलेंस शीट क्या होता है. भाई कुछ टर्म्स मैं बीच बीच में क्लास में ऐसा इस्तेमाल कर दूंगा जिसका मीनिंग मैं अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में इसके मीनिंग क्लियर हो जाएंगे. रादर सेकंड चैप्टर में मीनिंग क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर आपका है किस चीज़ के लिए? अकाउंटिंग के सारे टर्म्स को डिस्क्राइब करने के लिए है. जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे आप तो आपको सारे टर्म्स ऑलरेडी क्या होंगे, डिस्क्राइब हो जाएंगे वहाँ पर. लेकिन अभी मेरा मकसद ये नहीं है चैप्टर वन में. चैप्टर वन में मेरा मकसद है अकाउंटिंग का मीनिंग समझाना, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताना, उसके यूसेज बताना, उसके ड्रॉबैक्स बताना, उसको डिफ़ाइन करना प्रॉपर तरीके से. मैं देख सकता हूँ एक बंदे ने अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया, उसने क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज़ द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग. उन्होंने सब कुछ सेम लिखा है, बस ऊपर जो डेफिनेशन था वहाँ क्या लिखा हुआ था, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, और उन्होंने नीचे क्या कर दिया, साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग कर दिया. तो वो भी मैं डेफिनेशन कहीं लिख देता हूँ आपको, पूरा नहीं लिखूँगा, छोटा सा लिखता हूँ, साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग. रिमेनिंग बातें बिल्कुल सेम है, रिमेनिंग बातें बिल्कुल सेम है. मतलब याद रखना आपको, अकाउंटिंग को साइंस भी कहा गया है. अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग. ऊपर बंदे ने अकाउंटिंग को आर्ट भी कहा है और किसी बंदों ने अकाउंटिंग को साइंस भी कहा है. आगे चल के हम ये बताएंगे आपको कि वाई दिस इज़ साइंस एंड वाई दिस इज़ आर्ट. देखो डेफिनेशन में पूरा लिखता नहीं है, मैं बताता हूँ आपको क्या है. अकाउंटिंग इज़ द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग business transactions and events primarily of financial character, and art of making significant summaries, analysis and interpretation of the transactions and event, and communicating the result to the person who must make decision or form judgment. तो ये भी इसका बड़ा अच्छा डेफिनेशन है, मैं इसको भी लिखता हूँ अभी, मैं फिर इसको एक्सप्लेन भी करूँगा. एक तीसरा डेफिनेशन मैं देख रहा हूँ, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशंस टू परमिट द इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन. इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो साइंस वाला डेफिनेशन है ना उसको लिखना जरूरी है. लिखिए उस चीज़ को आप. अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, यहाँ एक सेंटेंस डाल दो यहाँ पे आप, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग business transactions and events primarily of financial character, primarily of financial character, primarily of financial character, primarily of financial character, and the art of making, and the art of making, and the art of making significant summaries, significant summaries, analysis,
an interpretations of those transactions and events and communicating the result to the persons who must make decisions or form judgment. इसके बारे में फिर से देखो क्या कहता है। अकाउंटिंग इज़ द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, ये बातें तो ऊपर भी डिस्कस हो चुकी है कि आपके ट्रांजैक्शंस को आपको क्या करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। देखो बच्चे, बात इतनी कंप्लीट नहीं होगी, अभी रिकॉर्डिंग के मीनिंग भी बताएंगे, क्लासिफिकेशन के मीनिंग भी समझाएंगे, चिंता मत करना। फिर क्या क्लासिफिकेशंस, फिर क्या, लेकिन रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशंस किसका करोगे आप? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एंड इवेंट्स का, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का करोगे। लेकिन करेक्टर क्या होना चाहिए उसका? फाइनेंशियल करेक्टर। यहाँ तक तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है सर, इससे पहले भी यही बात थी, वहाँ पे सिर्फ आर्ट थी, यहाँ पे क्या साइंस है। एंड साथ साथ इसने एक और चीज़ भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है, एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग, यहाँ आर्ट भी बोल रही है, आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज। देखो भी बताता हूँ कहानी क्या है। समरीज, उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग, किसको कम्युनिकेट करोगे? टू द पर्सन्स, उस पर्सन्स को जो डिसीजन लेता हो। देखो मैं क्या कहता हूँ, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस डेफिनेशन को फिर समझो, इस डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखो क्या किया है, मैं दो बात करता हूँ, पहले लिखता हूँ यहाँ पे साइंस। ये साइंस क्यों है, और फिर लिखता हूँ यहाँ पे आर्ट। ये कह रहा है साइंस है सिर्फ दो मामले में ही है, एक तो अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं और दूसरा आप क्लासिफिकेशन करते हैं। रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशंस, इस दो मामले में करते किसका आप? ये कॉमन चीज़ है, ये है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये कॉमन है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस चाहे साइंस मानो कि आर्ट मानो, दोनों में कॉमन है। रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन जो करते हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन करने तक तो यह साइंस है, लेकिन उसके बाद बात ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद उसको आप समराइज भी करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। ये दो बातें तो बिल्कुल कॉमन है, ये बातें तो दोनों जगह अप्लाई होगी, इसलिए कॉमन पॉइंट है ये। आप कोई पूछेगा साइंस क्यों, तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन जो की जाती है ना, वो उसका साइंटिफिक तरीके से की जाती है, इसलिए इसको साइंस बोलते हैं। लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशंस करने के बावजूद भी इसमें कुछ आर्टिस्टिक वर्क भी करने पड़ते हैं, और वो क्या है? समरी भी बनाना पड़ता है, उसके बाद एनालिसिस भी करना पड़ता है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ सकता है। उसके बाद कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है, कम्युनिकेशंस। इतने सारे काम हुआ है। और लास्टली क्या होता है, ये आप किसको कम्युनिकेट करते हो, हालांकि ये स्टेप्स में नहीं है,
जो लोग क्या करते हैं, जो लोग मैनेजमेंट में होते हैं, मतलब हेल्प्स मैनेजमेंट, helps management to take decisions, to take decisions। मैनेजमेंट को हेल्प करता है किसमें, डिसीजन लेने में। अब देखिए जी बच्चों, मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, देखना एक दो एग्जाम्पल से मैं कितनी बार समझा दूंगा। देखना पहला मैं लिखता हूँ क्या, मान लो परचेज गुड्स, ध्यान सुनना, ₹1,00,000 आपने गुड्स परचेज किया। जिस चीज़ में आप डील करते हैं उसको गुड्स कहते हैं। फिर देखो परचेज फर्नीचर, आपने 5 लाख का फर्नीचर परचेज किया। आप समझ पा रहे हैं बच्चे। फिर मान लो आपने सैलरी पे किया अपने स्टाफ को, सैलरी पेड ₹2,00,000। चलो 3 ही रहने दो अभी। देखो अगर देखा जाए तो ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, हर जगह मनी इन्वॉल्व है, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, तीनों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। तीनों का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे अभी ये बात नहीं करना चाहते हम, तीनों को रिकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन सिर्फ रिकॉर्डिंग करने से बात नहीं बनेगी, बाद में मुझे उसको क्लासीफाई भी करना पड़ेगा। क्यों क्लासीफाई करना पड़ेगा सर? क्योंकि तीनों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अलग अलग तरीके के हैं। एक जगह तो हमने गुड्स परचेज करी है तो गुड्स अलग चीज़ है, एक जगह हमने फर्नीचर परचेज करी है तो फर्नीचर बिल्कुल अलग है गुड्स से, और एक जगह हमने सैलरी पे किया तो सैलरी तो बिल्कुल डिफरेंट है सबसे। तो जितने तरह के काम करेंगे हम, सब का नेचर अलग अलग होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ये अलग अलग दिखाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, क्लासिफिकेशंस बोलते हैं। आप नहीं समझ पाए, मैं फिर से बताता हूँ, देखना कई राउंड बोलूँगा, चिंता मत करना। अभी आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए। जब आप अपने स्कूल्स में प्रेयर में खड़ा होते हैं तो उस वक्त सारे बच्चे एक साथ खड़े होते हैं, याद है आपको? बताइए जल्दी से। जब आप प्रेयर में खड़ा होते हैं तो उस वक्त ये नहीं पता चलता कि कौन साइंस स्टूडेंट है, कौन कॉमर्स स्टूडेंट है, कौन 9th है, कौन 10th है, कौन 8th है, कौन 7th है। सारे बच्चे एक साथ खड़े हैं, खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि प्रेयर तो सबको समान तरीके से एक साथ ही करना है। लेकिन जैसे ही प्रेयर ख़त्म होता है, टीचर्स बोलता है कि आप लोग अपने अपने क्लास में जाओ। तो क्या 8th वाला बच्चा 7th में जाएगा? 7th वाला बच्चा 4th में जाएगा? 4th वाला बच्चा 11th में जाएगा? 11th वाला 9th में जाएगा? नहीं सर, कैसी बात करते हो, कैसे जाएगा? सब अपनी अपनी क्लासेस में जाएगा। क्यों जी, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर। तो स्कूल्स के जितने बच्चे थे, सब बच्चों को प्रेयर के वक्त क्या किया गया, एक साथ रिकॉर्डिंग करी गई, एक साथ अटेंडेंस ली गई कि कौन बच्चा, सारे बच्चे प्रेयर में आए हैं कि नहीं आए हैं। लेकिन जैसे प्रेयर कंप्लीट हुआ, सबको अपनी अपनी क्लास में भेज दिया गया। और ये क्लास में भेजना तभी पॉसिबल था जब सबको अलग अलग क्लास का क्या कर दिया गया था, अलाउट कर दिया गया था। अगर मान लो कि पूरे स्कूल में अलग अलग क्लासरूम्स होता ही नहीं, एक ही हॉल होता, तो सारे बच्चे फिर अलग अलग क्लास में जा पाते? नहीं जा पाते। फिर सारे क्या करते, उसी हॉल में बैठे रहते। तो जब वो सारे बच्चे उसी हॉल में बैठे होते तो कौन सा टीचर किसको पढ़ा रहा होता? पढ़ाई हो ही नहीं पाती। तो प्रॉपर सर्विस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर बच्चों को अपनी अपनी क्लासेस में भेजना पड़ेगा, और उस क्लासेस में फिर प्रॉपर टीचर जाएंगे, वहाँ उसको सर्विस देंगे। तो ये जो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग क्लास में भेजना या अलग अलग क्लास अलॉट करना, इसी को क्या बोलते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को क्लासीफाई किया आपने। क्लासिफिकेशंस डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे की जा सकती है। मैंने यहाँ पे क्लासरूम्स के बेसिस पे कर दिया, और बेसिस भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स, उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? 6th क्लास के बच्चे, 6th एंड उससे जूनियर बच्चे अलग, एंड 7th एंड ऑनवर्ड्स बच्चे अलग, ऐसे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो क्लासिफिकेशंस के बेसिस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है पूरे क्राउड को अलग अलग करना उसके नेचर के हिसाब से। तो ये तो हो गया स्कूल का एग्जाम्पल। आप स्कूल छोड़ो, आप हॉस्पिटल्स जाओ, वहाँ भी क्या होता है, कैटेगराइज किया होता है, हर बीमारी के लिए अलग अलग OPD खुला होता है। ज़िंदगी के हर वॉक्स में जाओगे, अगर आप किसी स्पोर्ट्स क्लब में जाओगे तो वहाँ भी सारे स्पोर्ट्स की क्या होती है, कैटेगराइजेशन होती है, सब स्पोर्ट्स के अलग अलग बने होते हैं। तो क्लासिफिकेशन तो मस्ट होता है बच्चों।
तो सिमिलरली मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। मान गए जी। अभी इतनी सी बात मान लीजिए, आगे चल के मेरे पास और भी एग्जाम्पल आएगा तो हम और भी बताएंगे आपको। आगे बढ़े जी, बढ़े बढ़े हैं सर। तो तो देखो बच्चों, अभी तक जितनी बातें मैंने आपसे की आज की क्लास में, सिर्फ मैंने दो बातें आपसे, दो डेफिनेशंस लिखवाया और उनको उनको एक्सप्लेन करने में पूरा टाइम लग गया। लेकिन ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप अभी छोटे और जूनियर लेवल पे 11th क्लास में, अगर आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो देखना फिर ये सब बातें हम पढ़ाते ही नहीं हैं, ये सब बातें बच्चों पे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप छोटे क्लासेस में, आप पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं आपके भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ सकता हूँ। एक एक पेज, एक एक वर्ड, एक एक टर्म्स का मीनिंग एक्सप्लेन करके देना मेरा फ़र्ज़ है। क्या बोलते हो आप? यस सर। चलिए जी, तो ये तो ये रिकॉर्डिंग की एंड क्लासिफिकेशंस की। सर आपने ये कहा कि जितने भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हैं हमने उसको अलग अलग रिकॉर्ड किया। पहले तो रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या किया, उसको क्लासीफाई किया। अब देखो, मान लो कि कभी कभार क्या होता है कि स्कूल्स में क्या होता है, एडमिशन का टाइम होता है। मान लिया एडमिशन के टाइम पे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। मान लो जितने भी तरह के बच्चे, चाहे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जूनियर क्लासेस, जहाँ भी बच्चों को एडमिशन लेना होता है, सबकी रिकॉर्डिंग क्या होती है, एक साथ हो जाती है। लेकिन बाद में जब उसके सही प्रॉपर मामले में उसका एडमिशन होता है, तो एडमिशन मिल जाने के बाद उसको अलग अलग क्लास की क्या की जाती है, अलॉट की जाती है। तो पहले तो रिकॉर्डिंग एक साथ होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, उसका उसका क्लासिफिकेशन भी होता है। एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, सुनना। आप कभी बैंक गए हो? नहीं गए हो? अगर गए हो तो बताना, नहीं गए तो कभी आगे चल कर के जाने की कोशिश करना अपने पापा के साथ, या जैसे मौका मिले आपको। तो बैंक में देखना क्या होता है, बैंक में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं डेली ना, उसको साथ साथ लिखा जाता है। सब सारे ट्रांजेक्शन्स, आज इसको इतना पेमेंट किया, आज इससे इतना पेमेंट लिया, आज ये परचेज़ किया, आज ये आया, आज ये गया, सब कुछ लिखा जाता है। लेकिन जब सारे ट्रांजेक्शन्स एक बार हो जाते हैं, पूरा दिन भर का ट्रांजेक्शन्स, तो फिर उसके बाद इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉर्डिंग। जब एक बार सारा रिकॉर्डिंग हो गया, तो पेन हमारा स्लिप कर जा रहा है, रुक जाओ। एक बार सारा रिकॉर्डिंग हो गया, फिर तसल्ली से बैठ के स्टाफ लोग क्या करता है, सारे रिकॉर्डिंग को उसके नेचर के हिसाब से क्लासीफाई करता है। जिसके अकाउंट के पैसे उधर डाला, जो सामान परचेज किया उसका अलग अकाउंट, सारे अकाउंट को क्या करता है, प्रॉपर तरीके से वो क्लासिफिकेशन करता है। सबका अलग अलग, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, ई का अलग, एफ का अलग, सबके अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। यस सर। आगे चल के फिर मौका मिलेगा, फिर बात करेंगे। तो चलिए जी भाई, तो इसका मतलब है सर कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो जिस तरीके से करते हैं उसको हम साइंस बोलते हैं। अभी भी ये बात मुझे बताना बाकी है कि इसको हम साइंस क्यों बोलते हैं। होल्ड ऑन, बताऊंगा इसके बारे में। पहले ये समझ लो कि रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन का मीनिंग तो आप समझ गए। यस सर। जब रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद मुझे उसकी समरी भी तैयार करनी होती है। और जब समरी तैयार करना स्टार्ट करते हैं तो फिर ये क्या कहलाता है, ये आर्ट कहलाता है। आर्ट ऑफ मेकिंग व्हाट, समरी। समरी क्या होता है सर? मैं आपके स्कूल का एग्जांपल देता हूँ, देखना। आपके स्कूल्स में जूनियर क्लासेस से लेकर के 12th क्लास तक कितने सेक्शंस हो गए? मान लो 1 से ही ले लो, 1 से लेकर के 12 तक कितनी क्लासेस, देखो ना, फर्स्ट से लेकर 12 तक कितनी क्लासेस हैं? 12 क्लासेस तो है कम से कम, है ना? यस सर। सब क्लासेस का एग्ज़ाम हुआ, सबका रिजल्ट आया। सबका रिजल्ट किसने तैयार किया? क्लास टीचर ने। सब क्लास के अपने अपने क्लास टीचर हैं। फर्स्ट के अलग है, सेकंड के अलग है, थर्ड के अलग है, फोर्थ के अलग है, एंड सो ऑन, 12th के अलग है। सबके क्लास टीचर ने अपना अपना रिजल्ट तैयार किया। मानते हो जी बच्चों? यस सर। तो जब क्लास टीचर ने रिजल्ट तैयार किया अपने अपने क्लास का, तो वो तो क्लासिफिकेशन हुआ। लेकिन रिजल्ट तैयार करने के बाद एक और शीट तैयार की गई, एक और शीट तैयार की गई, जिस शीट पे सारे क्लासेस के रिजल्ट एक साथ लेकर, ध्यान देना बच्चों, सुन रहे हो मेरी बात? आवाज़ आ रही है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ,
एंड सो ऑन। सारे क्लास के रिजल्ट, बच्चों के नेम ऑफ द स्टूडेंट सारे बना करके, सब बना करके उसके रिजल्ट लिख के बीच बीच में, सुन रहे हो, देख रहे हो ध्यान से, एक शीट तैयार की गई, एक्सेल शीट कह सकते हैं इस तरह से आप। इधर उन्होंने क्लास लिख दिया है, इधर उसने स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया है, इधर रिजल्ट बना दिया है, सबका रिजल्ट एक शीट पे आ गया या 2-4 शीट पे आ गया, एक फ़ाइल बना ली उन्होंने, और ये फाइल उसने कहाँ पहुँचा दी, ऑफिस में पहुँचा दी। बात समझ गए, प्रिंसिपल के पास। क्योंकि प्रिंसिपल के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर बच्चों से जाकर के इंडिविजुअली रिजल्ट पता करे। आप मुझे बताओ पॉसिबल है क्या उसके लिए? हाँ जी, प्रिंसिपल के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर बच्चों के पास जाए और इंडिविजुअली जाकर के ये पता करे कि बच्चों बताओ तुम्हारा क्या रिजल्ट हुआ है। अरे हज़ार बच्चे स्कूल में होते हैं, प्रिंसिपल कहाँ से पता कर सकता है, हर बच्चों के पास कहाँ पहुँच सकता है। तो वो क्या कहता है, क्लास टीचर से कहता है भाई साहब अपने अपने क्लासेस के ना एक रिजल्ट, एक समरी तैयार करो, समरी तैयार करो, और समरी तैयार करके मेरे पास ला कर दो, मैं देखना चाहता हूँ कि किस क्लास की क्या 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 परफॉर्मेंस है। तो बड़े बड़े जो अथॉरिटीज़ होते हैं उनके लिए एक समराइज्ड डेटा भी तैयार करना पड़ता है, और उस समराइज्ड डेटा को उसके सामने प्रेजेंट की जाती है। इसीलिए अकाउंटिंग में भी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन करने के बाद एक तीसरा स्टेप होता है समरी का, समरी भी करना पड़ता है। और समरी किसके लिए करना पड़ता है? जो बिजनेसमैन बड़े बड़े, अब मैं एग्जांपल दूँ, देखो रिलायंस वाला है, रिलायंस वाले के कितने आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया में खुले हुए हैं, कितने सारे ब्रांचेस खुले हुए हैं, कितने सारे बिजनेस यूनिट्स बने हुए हैं, है कि नहीं बताओ? तो क्या रिलायंस के मालिक जो अंबानी है, क्या उनके लिए पॉसिबल है कि हर जगह पर्सनली जाए हो? नहीं, वो तो अपने घर में अपने ऑफिस में बैठा रहेगा और उनके स्टाफ लोग उनको हर जगह से क्या करेंगे, डेटा मैनेज करके उनके डेस्क तक पहुंचाएंगे। अरे वो तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तक तो बहुत कुछ पहुँचता भी नहीं होगा, उनके मैनेजर तक ही पहुँचता होगा बहुत बहुत कुछ। लेकिन आपने क्या देखा कि वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब उसका छोड़ो, प्राइम मिनिस्टर के लिए पॉसिबल है कि हर चीज़ वो इंडिविजुअली पता करे हर जगह जा करके? प्राइम मिनिस्टर छोड़ो, चीफ मिनिस्टर के लिए पॉसिबल है, उसको छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए पॉसिबल है, बड़े बड़े ऑफिसर्स के लिए ये सब पॉसिबल नहीं होता, उनके लिए समराइज डेटा ही बनाना पड़ता है। और उसी समराइज डेटा को देख के क्या करता हो, एनालिसिस करता है। एनालिसिस का मतलब समझते हो क्या होता है? एनालाइज करना, उसको देखना, उसको समझना, उसकी कमियों को ढूंढना, उसको देख करके कुछ और फर्दर स्टेप्स लेना, कुछ इम्प्रूवमेंट करना। जैसे मान लो तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम्हारा रिजल्ट प्रिंसिपल ने देखा, एक रिपोर्ट कार्ड बनी, उस पर साइन किया और पेपर तुम्हारे घर पहुंच गया। अब तुम्हारे पेरेंट्स भी क्या करते हैं, रिजल्ट को देखते हैं, फिर पेरेंट्स एंड टीचर सब मिलकर एनालिसिस करते हैं कि बच्चों में क्या कमी है, और तब फिर अगले साल उस पर और वर्कआउट करते हैं। तो एनालिसिस का मतलब यही होता है, अपनी कमियों को ढूंढना, अच्छाइयों को ढूंढना, और फिर आगे चल के और भी कुछ फर्दर स्टेप्स लेना। और एनालिसिस करने के बाद उसको इंटरप्रेट भी किया जाता है। इंटरप्रेट मतलब व्हाट, लिखा भी जाता है। आप देखो ना, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के बाद पीटीएम भी होता है। पीटीएम में क्या होता है कि टीचर्स पेरेंट्स को बुलाते हैं और उसको सारे एनालिसिस इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं उसको कि आपके बच्चों का रिजल्ट यहाँ ख़राब हो गया, यहाँ अच्छा हो गया, इस बार क्लास में इसने यहाँ हंगामा किया, इस बार इसने इसको मार दिया, इसको इस बार इसको चिढ़ा दिया, ये बदमाशी की, ये तोड़ दिया, ये फोड़ दिया, सारा शिकायत करते हैं। तो वो क्या हो गया, सब कुछ वो इंटरप्रिटेशन हो गया। और इंटरप्रिटेशन के बाद क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट भी करते हैं, जो अभी मैंने बताया ना, वो कम्युनिकेशन भी हो गया एक तरह से। इंटरप्रिटेशन फिर क्या हुआ सर, उस रिजल्ट को, उस चीज़ को बनाना, तैयार करना। जैसे मान लो एक लेटर तैयार किया गार्जियन के लिए कि आपका बच्चा ने ये सब काम किया है, और फिर वो लेटर क्या किया, बच्चों तक पहुंचा दिया, पेरेंट्स तक पहुंचा दिया, कम्युनिकेट करना। और जब कम्युनिकेशन हो गया तो उसके आधार पे क्या होता है, डिसीजन होती है। तब लास्टली क्या होता है, डिसीजन होती है। तो जो बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो डिसीजन लेते हैं इस बेसिस पे कि मुझे बिज़नेस में और क्या क्या खामियां है और क्या क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, सो दैट कि अगली बार मेरा बिज़नेस क्या होना चाहिए, और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब मैं ज़्यादा थ्योरेटिकली नहीं बोलूँगा, मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। बताइए क्या क्या स्टेप्स है। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशंस। किसका? ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, and what, and art of summarizing, analysis, interpretation and communications, with the help of which management takes decision। देखो ना,
यहाँ से लेकर यहाँ तक की बातें भी आपको ध्यान रह गई ना, यहाँ से यहाँ तक, तो भी आप क्या करोगे, अपने आप से भी क्या कर लोगे, डेफिनेशन बनाकर लिख लोगे। ये तो मैंने क्या किया, मैंने डेफिनेशंस को ऑपरेट किया यहाँ से यहाँ तक में। अब आइए प्रॉपर तरीके से डेफिनेशंस को आप समझ लीजिए। एक दो डेफिनेशंस तो बच्चे आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभार ये बात भी पूछ देता है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, इतने देर से मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एंड सिर्फ अकाउंटिंग को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, उसमें होने वाले डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को और उसके मीनिंग को क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन आप ये मत समझना कि पूरे 30-40 मिनट मैंने आपको डेफिनेशन ही बताता रह गया, ऐसी बात नहीं है। अभी आने वाले वक्त में और बहुत बातें होनी है, वो सारी बातें मैंने अभी एडवांस में ही आपको डिस्कस कर दिया है। चलिए बताइए बच्चों, लास्टली एक बार फिर से, अकाउंटिंग इज़ द साइंस ऑफ, बोलो मेरे साथ, साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड classifying and of business transactions and events, primarily of financial characters. Very good. उसके बाद and the art of making significant summaries, analysis, interpretations of those transactions and events, ठीक है ना, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द पर्सनस। लास्टली क्या लिखा हुआ है कि रिजल्ट को कम्युनिकेट करना, किसको, पर्सनस को। यहाँ पर्सनस का मतलब बिजनेसमैन, जैसे रिलायंस, जैसे टाटा, उसके हेड, टू द पर्सनस हु मस्ट मेक डिसीजंस और फॉर्म जजमेंट्स। अल्टीमेटली वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा और जजमेंट करेगा। मान गए बच्चे, पक्की बात बताओ, मान गए? याद कर पाओगे? याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा, पक्की बात आएगा एग्जाम में बच्चे। आओ जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब। तो डेफिनेशंस की पूरी बात हो गई, और डेफिनेशंस का काफ़ी फ़ायदा आपको आने वाले टॉपिक में मिलने वाला है। जैसे देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक में लिखने वाला, लिखिए उसको, अगला टॉपिक लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें देखो तुम्हें कितना फ़ायदा मिलने वाला है, जो भी तूने पढ़ा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो इसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरा लैंग्वेज में बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। और जो अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही सारे स्टेप्स अकाउंटिंग में ली भी जाती है, उतने ही स्टेप्स अकाउंटिंग में लेने पड़ते हैं। तो मैं इसको एक ब्रैकेट में छोटी सी बात लिखता हूँ, स्टेप्स इन अकाउंटिंग। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेप्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जो अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैसा ही स्टेप्स अकाउंटिंग लेगा भी। नहीं बात समझे? मैं बोलता हूँ पर्सनल लाइफ में जो मेरा चरित्र, जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एक्चुअली वैसा ही स्टेप्स मैं लेता हूँ ना, नहीं लेता हूँ? तो वही बात है, जो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसा ही स्टेप्स अकाउंटिंग लेगा। तो इसको मैं स्टेप्स इन अकाउंटिंग भी कह सकता हूँ। तो पहला स्टेप्स लिखिए, क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इसका मतलब समझते जाओ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स का मतलब ये हुआ, देखो मैंने कुछ देर पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, मैं इसको अभी डिस्क्राइब नहीं करूँगा। और याद है मैंने एग्जांपल ये देखो, यहाँ देखो, मैंने कहा था कि परचेज ऑफ गुड्स, ध्यान दो यहाँ पे, परचेज ऑफ गुड्स 1 लाख और रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर ए, ये दो ट्रांजेक्शन्स हैं, दो इवेंट्स हैं। लेकिन दोनों इवेंट्स में से फाइनेंशियल इवेंट्स कौन सा है? पहला वाला है, क्योंकि उसमें मनी का लेन देन हुआ है,
1,00,000 का लेन देन हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। लेकिन सेकंड वाले को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं कहेंगे। तो बिजनेस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। उस इवेंट्स में से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल इवेंट्स को पहचानना होता है। मैं एग्जांपल देख समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो मैंने कहा आपको, क्या आपके बिजनेस में क्या किया आपने, सैलरी पे किया ₹10,000। बताओ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? सर है। क्यों है? क्योंकि इसमें मनी क्या हुआ, पे हुआ है। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू है लेकिन पे नहीं किया अभी, ये है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बोलो जल्दी। सैलरी, हाँ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जल्दी बोलो। क्यों है? क्योंकि पैसा तो पे नहीं किया, फिर भी क्यों है ये? देखो आपने तुक्का मार दिया, मैं बताता हूँ क्यों है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्यों है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आज के आज ही पैसा पे कर दो। आज नहीं किया कल कर देना, कल नहीं किया परसों कर देना। अरे भाई कभी ना कभी तो पैसा पे करना पड़ेगा ना, बोलो ना। यस सर, पे करना पड़ेगा। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। अब देखना नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर ए। क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है? बताओ। रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, फिर भी लेकिन पेमेंट तो मुझे करना ही करना है। लेकिन उसके नीचे मैंने क्या लिखा, रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर ए। अब इसमें तो कभी भी मनी इन्वॉल्व है ही नहीं, है क्या? बताओ, नहीं इन्वॉल्व है। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है। देखो आपके लेवल के बच्चों के लिए ये सब बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जितना बेसिक्स आप समझेंगे उतना अच्छा आगे चल के आप सीए बनेंगे, बड़े बड़े कोर्सेज को एकदम बिल्कुल क्रैक कर देंगे आराम से आप। नेक्स्ट देखो क्या होता है, डेथ हो गया मान लो किसी का, डेथ ऑफ मिस्टर बी, किसी स्टाफ का डेथ हो गया। तो ये भी एक बिजनेस का इवेंट है, लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। फाइट हो गई आपस में किसी दो स्टाफ की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। समझ रहे? फाइट हो गई है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। सुन रहे हो मेरी बात? अगर किसी मेल फीमेल स्टाफ के बीच में अफेयर हो गया, लव हो गया, ये भी एक इवेंट है बिजनेस का, लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। एंड सो ऑन, मेनी मोर डिसीजंस मैंने बता दिया आपको। कितना चीज़ बताऊँ, बताओ जरा। तो ये जितने भी चीज़ मैंने नीचे वाला एग्जांपल दिया, ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये सारी घटनाएं बिजनेस में घटती है, लेकिन इसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है उसको तुम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहेंगे ही कहेंगे। और बिजनेस में, अकाउंटिंग में किस ट्रांजैक्शंस का रोल है, किसको लिखा जाता है बताओ? अकाउंटिंग में सिर्फ एंड सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाती है। तो किसकी रिकॉर्डिंग की है बताओ? रिकॉर्डिंग तो बाद में होगा, इसको आइडेंटिफाई किया गया। देखो इसको, मतलब आपके बिजनेस में जितने सारे ट्रांजैक्शंस हुए, एक ट्रांजैक्शन हुए, दो हुए, तीन हुए, चार हुए, पाँच हुए, छः हुए, सारे इवेंट में से क्या किया गया, दो इवेंट को सेलेक्ट कर लिया गया और कहा गया कि इस दोनों इवेंट को हम क्या करेंगे, आने वाले समय में अकाउंटिंग में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो बताओ, मुझे खुद बताओ कि पहला स्टेप्स क्या हुआ बताओ? सबसे पहला स्टेप्स हुआ कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनमें से कुछ को क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। क्या किया जाए बताओ? आइडेंटिफाई किया जाए। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशंस। मान गए जी बच्चों? पक्की बात बताओ, दिस इज कॉल्ड व्हाट? आइडेंटिफिकेशंस। यस सर। आइए जी दूसरे पे आते हैं हम लोग, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा स्टेप्स आपका मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। देखो इसका मतलब क्या हो, देखो आपने क्या देखा अभी यहाँ पे, आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमने जितने सारे ट्रांजैक्शंस हमारे पास हुए हैं
उसमें से 2 ट्रांजैक्शंस को हमने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद आप गौर से देखना, मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने अमाउंट भी डाल दिया है, डाल रखा है अमाउंट। मैं यहाँ से अमाउंट हटा देता हूँ। अभी मुझे अमाउंट नहीं डालना चाहिए, मुझे सिर्फ क्या करना चाहिए, सैलरी पेड एंड सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। ये 2 मैंने किया, इसका मतलब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो गए। अब सैलरी कितना पे करना है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड कितना है, उसको बोलते हैं मेजरिंग। मेजरिंग मतलब क्या होता है बताओ? मेजरिंग मतलब क्वांटिफाई करना, नापना उसको। तो यहाँ क्या हुआ देखो, अब मैं कहता हूँ कि मैंने सैलरी पेड को बिजनेस ट्रांजैक्शन तो पहले ही मान लिया था, सैलरी पेड को बिजनेस ट्रांजैक्शन तो पहले ही मान लिया था। तो सैलरी पेड को मैंने ऊपर ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ऊपर ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि इसको मुझे अकाउंटिंग में क्या करना है, आगे चल के रिकॉर्ड करना है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। भाई सैलरी पे करना तो कितना पे करना है, 10,000। ड्यू है बट नॉट पेड तो कितना है, 5,000। यही जो उसको मैंने क्वांटिफाई किया ना, यही मेजरिंग है, ये इसकी मेजरिंग है। बताओ बच्चे, समझ में आई बात आपको? जल्दी बोलो। हेलो, आ गई। पहला स्टेप में क्या किया आपने, पहला स्टेप में आपने सिर्फ आइडेंटिफाई किया कि हमारे बिजनेस में ढेर सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनमें से 2 ट्रांजैक्शंस हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। और दूसरे स्टेप में क्या किया आपने, उसको रिकॉर्ड करने से पहले उसकी मेजरिंग की है, मेजरमेंट की है कि कितनी वैल्यू भाई उसकी। मेजरिंग मतलब हुआ वैल्यूएशन करना, वैल्यू करना, क्वांटिफाई करना, उसमें अमाउंट डालना, कितना अमाउंट एक्चुअली उसका है। ये उसका दूसरा स्टेप हुआ। अब इसके बाद बात आती है तीसरा स्टेप की। तीसरा स्टेप होता है आपका रिकॉर्डिंग का। तीसरा स्टेप क्या था बच्चे, रिकॉर्डिंग का। और सिमिलर तरीके से फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, मैं लिख दो स्टेप एक बार, फिर अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन का। फिर 5वां क्या स्टेप्स है, समराइजिंग का। और छठा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। और 7th है कम्युनिकेशन का। इतने सारे स्टेप्स हैं। तो आज की क्लास में मैंने 2 स्टेप डिस्कस किए हैं, कौन कौन सा, आइडेंटिफिकेशन और दूसरा क्या स्टेप डिस्कस किया, मेजरिंग। अगली क्लास में मिलेंगे तो प्रॉपर तरीके से बात करेंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशंस। और जो पहला 2 स्टेप्स है उसको भी रिवाइज करवा देंगे। तो तब तक आज की क्लास में आप क्या कीजिए, जो मैंने डेफिनेशंस आपको बताए, उसको जो मैंने डिस्क्राइब किया, उन सबको आप फिर से समझ के रखिए, याद करके रखिए, उसका नोट बना करके रखिए। बस मैं और क्या कह सकता हूँ आपको, आपने खुद देखा होगा कि जो मैंने डेफिनेशंस बताए ना, उसी डेफिनेशन से पूरा अकाउंटिंग क्या हुआ है, खुल गया है। ये सारे टर्म्स डेफिनेशन के अंदर ही थे, बताओ थे कि नहीं थे? ये सारे टर्म्स डेफिनेशन के अंदर थे। तो बस आपको अगली क्लास तक इंतजार करना है, सिर्फ एंड सिर्फ अगली क्लास तक इंतजार करना है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।